बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाजरीन, आज वजीराबाद में मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी जलसा हो रहा था और उसके अंदर मरीम नवाज ने खिताब किया। यकीनन एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आवाज़ें बुलंद हुई, लेकिन मसला ये है कि एक तरफ अपोजिशन और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक महाज़ाराई तो किए बैठी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, लेकिन आए रोज़ कोई ना कोई नया एहतजाज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नए चैलेंज के तौर पर उमड़ आता है और उभर आता है। पिछले दिनों जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे वो एहतजाज करते हुए नजर आए। शदीद किस्म की शेलिंग हुई, हम सबके सामने था। उसके बाद शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट भी आपके सामने है। लेकिन आज जो है वो पूरा दिन वापडा के एम्प्लॉइज एहतजाज करते रहे डी चौक पे, क्योंकि मेरा दफ्तर बिल्कुल एन डी चौक पर मौजूद है। तो ये सारा सिनेरियो अनफोल्ड होते हुए देखना एक बड़ी डिस्टर्बिंग सी बात इसलिए है कि आए रोज एहतजाज होना और उसका कोई सद्देबाब ना होना, ट्रैफिक लोगों के लिए जाम हो जाना, ये एक मुश्किल सूरत हाल है। क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह की सिचुएशन से नहीं बर्दाश्त हो सक रही। दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे, हम कुछ बात करेंगे भारत के हवाले से, और भारत का फेक प्रोपेगेंडा अभी भी जारी है। एक बहुत बड़ा क्लेम किया, वो क्लेम झूठा निकला। क्या क्लेम था उसके बारे में भी आज के शो में बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे यहाँ जो गाड़ियां बेची जा रही हैं वो 3 डब्बों से कम नहीं है। ऐसी गाड़ियां जिनके अंदर एयर बैग्स भी नहीं हो, जिनके अंदर सेफ्टी फीचर्स भी नहीं हो, लेकिन वो फिर भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज की हो, और मिले तो ऐसी चीज मिले जो कि चलता फिरता ताबूत हो। तो फिर यहाँ जो है वो सस्ती गाड़ियों की मार्केट को फरोग देना क्या लाजिम व मलजूम नहीं हो गया, और अगर हो गया है तो इसकी राह में रुकावट कौन है। इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे एक एक टॉपिक करके। हमारे साथ सबसे पहले टॉपिक के लिए मौजूद हैं कामरान यूसुफ। सेकंड टॉपिक के लिए हम बात करेंगे जनरल अमजद शोएब साहब से, एंड थर्ड टॉपिक के लिए हम बात करेंगे जावेद आफरीदी साहब से, जो कि पेशावर ज़ल्मी के ऑफ कोर्स हेड भी हैं। सबसे पहले ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं पहले टॉपिक की तरफ, ब्रेक के बाद बढ़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम पूरी सिचुएशन के ऊपर एक दफ़ा रोशनी डाल रहे थे। अब ज़रा बात करेंगे सियासत की और एहतजाज की। एहतजाज का सीज़न है। पिछले हफ्ते आपने देखा कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ मुख्तलिफ सूबों से, फेडरल गवर्नमेंट से सरापा एहतजाज बने हुए थे। धड़ाधड़ शेलिंग हुई टीयर गैस की, और उसके बाद शेख रशीद साहब ने एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट भी दी। वो स्टेटमेंट सुन लें, उसके बाद फिर सवाल की तरफ चलते हैं। हमने अब 25% तनख्वाहों में इजाफा किया है। थोड़ी बहुत टीयर गैस भी चलाई है, वो भी जरूरी होती है, क्योंकि टीयर गैस चलाना भी टेस्ट करना चाहिए टीयर गैस को, कि बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी। अच्छा कामरान, ये तो एक तो शेख साहब की स्टेटमेंट, दूसरा अब एहतजाज आज पूरा दिन होता रहा है वापडा के एम्प्लॉइज का। दूसरी तरफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की मुख्तलिफ सियासी जमातें भी सियासी तौर पर बहुत मुतहरिक हैं। आज भी वजीराबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज साहिबा खिताब कर रही थी, बहुत सारे सवाल पूछ रही थी जो वादे किए थे PTI ने इंतखाबात से पहले। ये एहतजाज कितना ज़्यादा असर रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आसाब पे, नंबर 1। नंबर 2, ये कितनी ज़्यादा ताकत बख्शेंगे अपोजिशन के मौक़िफ़ को। देखिए, ये जो एहतजाज हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो सोसाइटी में एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। आपने जिक्र किया कि पिछले हफ्ते जो सरकारी मुलाजमीन है, वफाकी सरकारी मुलाजमीन, एक बहुत बड़ी तादाद में वो डी चौक में इकट्ठे हुए, और फिर जो इस्लामाबाद पुलिस ने जिस तरीके की शेलिंग की, और शेख रशीद का वो मुतनाज़े बयान के जी वो उसको टेस्ट कर रहे थे, और कभी कभी ये शेलिंग टेस्ट भी करनी चाहिए, और आज भी आपने जिक्र किया कि आज भी एहतजाज हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये रिफ्लेक्शन है जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, और यकीनन ये क्वेश्चन मार्क भी है जो मौजूदा गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की, जो जितने वादे करके आए थे, जिन्होंने इस्लाहात करनी थी, जिन्होंने लोगों को रिलीफ देना था, वो रिलीफ नहीं दे पा रहे, तो फ्रस्ट्रेशन अब वो बढ़ रही है। अगर माजी के एहतजाज की आप बात करें, जाहिर है हम किस तरह से भूल सकते हैं कि मुतार अल कादरी का लॉन्ग मार्च हो, या फिर खुद वज़ीर आज़म इमरान खान जब वज़ीर आज़म नहीं थे 126 दिन का धरना हो। उन धरनों के मुकाबले में आज के जो एहतजाज हैं, मुझे लगता है कि शायद ये ज्यादा ऑर्गेनिक हैं। जो माजी में जो कुछ होता रहा उनके बारे में हम डिबेट कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो शायद ऑर्केस्ट्रेटेड भी थे, और उसकी वजह से खास ऑब्जेक्टिव अचीव करना थे, जो बाद में जाके किसी जगह पे अचीव भी हुए। लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है
आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन मसला ये है कि पिछला वाला जो एहतजाज हुआ था, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब, केपीके, सिंध, बलूचिस्तान, इस टाइम पर भी ये कहा गया था कि ये बेसिकली बड़ा कोई नेचुरल किस्म का या ऑर्गेनिक किस्म का एहतजाज नहीं है, ये बेसिकली एक ऐसा एहतजाज है जिसको पीडीएम सपोर्ट कर रही है, बैक कर रही है, और ये बेसिकली उन्हीं के इशारों के ऊपर कोई काम कर रहे हैं। आपको याद होगा ये बातें तो अभी भी सुनने को मिली थी। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एग्जेजरेशन है। देखें, ये जो एम्प्लॉइज वाला इशू है ये 2 साल से चल रहा है, और खास करके जब से जो लास्ट जो बजट गवर्नमेंट ने पेश किया, बिकॉज ऑफ जो हमारी फाइनेंशियल इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसकी वजह से पहली दफा तनख्वाहों में जो टोकन इजाफा माजी में किया जाता था वो भी नहीं किया गया। तो ये जो मुलाजमीन हैं बहुत अरसे से ये एहतजाज कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, इन्होंने वज़ीर खजाना हफीज शेख साहब का घेराव भी किया, इन्होंने वहां पर कलम छोड़ हड़ताल भी की सेक्रेटेरिएट में, और ये हुकूमत को अच्छी तरह से पता था कि ये मामलात खराब हो सकते हैं, और ये कैबिनेट में भी मामला आया इस एहतजाज से पहले, लेकिन गवर्नमेंट ने शायद उसको सीरियस नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग गवर्नमेंट कर रही थी। बाकी जब इस तरह के हालात होते हैं तो अपोजिशन जरूर एडवांटेज लेती है। अगर इमरान खान अपोजिशन में होते तो वो भी एडवांटेज लेते, यकीनन। अच्छा, अभी जरा ऑपोजिशन की बात कर लेते हैं। राइट कमरान, ऑपोजिशन की बात कर लेते हैं। जलसे पे जलसे हो रहे हैं, सेनेट इंतखाबात करीब हैं। अभी भी आज भी वजीराबाद में मरीम नवाज साहिबा थोड़ी देर पहले ही खिताब कर रही थी जलसे से। वो पूछ रही हैं 1 करोड़ नौकरियों के वादे किए, 50 लाख घरों के वादे किए, वो वादे किधर हैं, पूरे कब होंगे, क्या होने जा रहे हैं उन वादों का। ये सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल तो बन गए, क्योंकि एहतजाज पे एहतजाज जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, महंगाई भी हो गई, बहुत सारे चैलेंजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को हैं जिनसे वो निबर आजमा होने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है। ऐसी सूरत हाल में क्या कोई आसार जो 26 मार्च को करनी है लॉन्ग मार्च, उसके अंदर कोई आसार हुकूमत को के घुटने टेकने के आपको नजर आते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि हिकमत अमली क्या है डेमोक्रेटिक मूवमेंट की और अपोजिशन जमातों की। अगर आप मुलाजमीन के एहतजाज की बात करें, 2 के भरपूर तरीके से शेलिंग की डिस्पर्स करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर हुकूमत को मजबूरन घुटने टेकना पड़े, क्योंकि 2-3 हफ्ते पहले ही वज़ीर खजाना ने वाज़े तौर पर कहा था कि वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मुआशी हालत ऐसी नहीं है और IMF की कंडीशन भी है। लेकिन हमने देखा कि जब एहतजाज हुआ तो उनको घुटने टेकना पड़े। लेकिन सवाल कि क्या अपोजिशन के एहतजाज के बाद, क्योंकि उनका सबसे बड़ा मुतालबा तो यही है कि वज़ीर-ए-आज़म घर जाएं, मुस्ताफी हों, तो क्या वज़ीर-ए-आज़म घुटने टेक देंगे? अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगता, अनलेस कि बहुत कुछ ड्रामेटिक चीजें हो जाएं। हाँ, ये मुमकिन है कि मुज़ाकरात की राह एक हमवार की जाए, वो बैक चैनल हो या किसी और तरीके से, क्योंकि जब 126 दिन का धरना भी हुआ था तो जहां पर बड़ी बड़ी तकारीर हो रही थी, एक दूसरे पर तनकीद की जा रही थी, तो वहां पर मुज़ाकरात भी हो रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का वो क्राउड लेकर के आ रहे हैं, हिकमत अमली है क्या उनकी, क्या वो उसी तरह का धरना देंगे जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दिया था। अभी तक की हिकमत अमली को देखिए कामरान, तो फिर आप इसको जरा एक्स्ट्रापोलेट कर लें। आपको ऐसा लगता है कि इनकी हिकमत अमली अलग अलग होगी या एक कंबाइंड हिकमत अमली होगी? बिकॉज व्हाटएवर वी सी राइट नाउ इज डिवीजन विद इन पीडीएम एज वेल, चाहे डिनायल आए पीडीएम की तरफ से या ना आए, लेकिन एक डिवीजन तो क्लियरली नजर आ रही है। तो हिकमत अमली इतनी जितनी मर्जी अच्छी हो, क्या उसकी इंप्लीमेंटेशन उतनी अच्छी हो सकेगी? मेरे ख्याल में ये एट दिस स्टेज मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इख्तलाफात पीडीएम के अंदर मौजूद हैं। बड़ा वाज़े तौर पर पीपल्स पार्टी जो है वो अभी तक मेरे ख्याल में प्रिवेल कर रही है। वो इस्तीफों का मामला हो या एक आप कह लें कि गैर आईनी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजना हो, वो शायद उसके हक में नहीं है। पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा है, और शायद यही वही नुक्ता है कि जिसकी वजह से एक मेरे ख्याल में जो पीपल्स पार्टी और कुछ जमातें एक तरफ हैं, जबकि PMLN और जो JUIF है वो दूसरी तरफ है, वो जरा एक्सट्रीम स्टेप्स की तरफ जाना चाहते हैं। तो यही सबसे बड़ा मेरे ख्याल में मरहला है। ये डिपेंड करता है, और मुझे नहीं लगता कि शायद इनके अंदर इत्तेफाक राय हो। एहतजाज जरूर होगा, वो यहां पर आएंगे, अपना जो नुक्ता नजर है वो बयान करेंगे। उससे हुकूमत कमजोर तो हो सकती है सियासी तौर पर, लेकिन क्या हुकूमत घर चली जाएगी? उसका मेरे ख्याल में ये तरीकाकार होना या तरीका तय होना बाकी है। उसका एक ही तरीका है कि या तो खुद वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफी हो जाएं या फिर तहरीके अदम एतमाद लाई जाए, जो कि पीपल्स पार्टी का मौकफ है। और मेरे ख्याल में PMLN और बाकी जमातें अब कह रही हैं कि ठीक है, अगर आपके पास नंबर्स हैं, अगर आप समझते हैं कि तहरीके अदम एतमाद
ही रास्ता है वज़ीर आज़म को हटाने का, तो फिर आप बिस्मिल्लाह करें। अगर वो नाकाम हुई तो फिर हमें इस्तीफों के ऊपर जाना पड़ेगा। तो शायद इस मेरे ख्याल में नुक्ते के ऊपर अब इन ऑपोजिशन जमातों के राइट। कमरान, थैंक यू सो मच। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान के दिफाई मामलात जो कि भारत उनको मुतज़लज़ल करने की कोशिश करता रहा है और कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ सियासत की और कुछ एहतजाज का मौसम आजकल चल रहा है, उस हवाले से अभी हमारे साथ जनरल अमजद शोएब साहब मौजूद है और उनसे हम बात करेंगे भारत के नेफेरियस डिज़ाइंस की, जो कि पाकिस्तान को पिछले 15 साल से बड़ी मुनज़्ज़म साजिश के तहत मलाइन तो कर रहा है, लेकिन वो चीज़ सामने आने के बावजूद भी भारत के नापाक अज़ाइम ख़त्म नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान ने 2001 से अब तक 19,000 टेररिस्ट अटैक्स फेस किए हैं और इसके अंदर 83,000 जानें हमारी जो है उसके नजराने पेश हुए। हम लोगों को 126 बिलियन US डॉलर का डायरेक्ट नुकसान हुआ है। हम लोगों ने डोसिया दिया जो DGISPR एंड फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से दिया गया। उसके अलावा अभी UN की जो 27th एनालिटिकल रिपोर्ट सामने आई है, उसके अंदर भी भारत का जो स्टेट टेररिज्म को स्पॉन्सर करना है वो सामने आया है। अजीत डोवाल की डॉक्ट्राइन आपके सामने है, वो क्या करता है, किस तरीके से पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहा है, तगोदो करता रहा है। दैट इज ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ अस। लेकिन नॉट जस्ट दैट, तकरीबन 80s के अंदर रॉ ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हर जगह पर श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश में, जो कि अब बांग्लादेश है, तब ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, टेररिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट किया है। तो भारत का ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अभी की बात नहीं, ये बड़ी पहले दहाइयों से चलता चला आ रहा है। 20 अगस्त को पिछले साल रॉ ने, जो कि इंडिया की स्पाई एजेंसी है, उसने जमातुल अहरार और हिजबुल अहरार के मर्जर को सपोर्ट किया, उसको फैसिलिटेट किया, यानी दो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस के मर्जर्स को फैसिलिटेट किया। जनरल साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। जनरल साहब, तमाम चीज़ें फैक्ट्स के साथ डोसिया में इंटरनेशनल कम्युनिटी को थमा दी गई हैं। भारत का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करना आज की बात नहीं है, 80 की दहाई से चला आ रहा है। तमिल टाइगर्स हमें याद है श्रीलंका के अंदर, फिर उसके बाद मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट करना, इसके अलावा रिफ्ट्स क्रिएट करना है ईस्ट एंड वेस्ट, उस टाइम के जो पाकिस्तान था, नाउ बांग्लादेश, जिनको वी विश देम द बेस्ट ऑफ लक। लेकिन ये चीज़ बड़े अरसे से सामने है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखना, उसमें क्या हमारी कोई कोताही हुई और अभी भी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी कोताही नहीं है, लेकिन पहले हमारा 10 साल तकरीबन गुजरे जो दो हुकूमतों के, उसमें ये बड़ी कोताही हुई कि हमने भारत को एक तरफा मौका दिया कि वो पूरी दुनिया को कहता रहा कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता रहा, हालांकि वो कोई ना कोई वाकया खुद कर लेते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करना था और इंटेलिजेंस को यह टास्क दिया हुआ था कि फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए, यानी पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट दुनिया के सामने पेश करने के लिए कोई कार्रवाई करते रहे। उसके लिए उन्होंने कुछ पाकिस्तानी भी इस्तेमाल किए जो अफगानिस्तान से बगराम जेल में लोग हैं, NDS की मदद से कुछ लिए, उनको वहां से उनसे काम शाम कराया। चीज ये है कि पहली बात ये कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो ISI तो बहुत एक जबरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन एक बराए नाम भी हो तो इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने मुल्क से लोगों को भेज के काम नहीं कराती। वहां आपको रिसोर्सेज बिल्डअप करने पड़ते हैं और पाकिस्तान के पास वहां पे बहुत रिसोर्सेज हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि यहां से को भेजा जाए। लेकिन भारत प्रोपेगेंडा करता रहा और चूंकि हमने दुनिया के सामने खोला नहीं, बावजूद इसके कि कलभूषण भी हमारे हाथ आ चुका हुआ था, तो नतीजा ये हुआ कि दुनिया ने भारत के नैरेटिव को यकीन करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए कि इस हुकूमत ने जो स्टांस लिया, पुलवामा का वाकया हुआ उस पर भी स्टांस लिया, बड़ा रेजिस्ट किया, और उसके बाद जब भी इंटेलिजेंस ने इंफॉर्मेशन दी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही बता दिया दुनिया को कि भारत अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाला है, प्लान कर रहे हैं ये पाकिस्तान पे इल्जाम धरने के लिए। तो इस चीज ने भारत के ऊपर एक चेक डाला। फिर ये डिसिम्पल लैब और बहुत सारा कुछ बाहर निकल आया। अब अर्नब गोस्वामी की वो व्हाट्सएप चैट्स भी बाहर आ गई, तो झूठ तो बहुत खुल चुका है। लेकिन वहां प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वहां पे सबसे बड़ी ये है, अगर आपने ओबामा की किताब पढ़ी हो जो उसने अभी लिखी, नो ग्रेटर ऑनर, उसमें किताब में अगर आप देखें
तो वो कहता है कि भारत में अगर आपने पॉलिटिकली अपने आप को ऊपर लेके जाना है तो पाकिस्तान बैशिंग जरूरत है आप। यस, ये उसने वहां पे अपनी किताब में बरमला लिखा है, एक सदर की अपनी ऑब्जर्वेशन है कि भारत में अगर कोई वहां पे इलेक्शन जीतना चाहता है, पॉलिटिकली कोई पॉइंट स्कोरिंग करना चाहता है, या वो अपने आप को पब्लिक की नजर में ऊंचा करना चाहता है, तो ही हैज टू गो फॉर पाकिस्तान बैशिंग। लिहाजा ये कोई ना कोई इस तरह की बात करते हैं, और आजकल मोदी की जरूरत है। मोदी चाइना के सामने हथियार डाल बैठा है। डिसएंगेजमेंट जिस किस्म की हुई है, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि भारत का इलाका चाइना के पास चला गया, यानी जो भारत ने उस वक्त अपने पास रखा हुआ था और चाइना ने ले लिया तो वो ले लिया। अब वो उसके मुल्क में उनके एक्स सर्विसमैन भी उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, और बाकी सियासतदान भी कर रहे हैं, और भारत को, मोदी को काफी इस पे शर्मिंदगी है। फिर किसानों का एहतजाज आप देख लें, तूल पकड़ गया। तो उसके पास मुश्किलात बहुत हैं। कोविड का बड़ा हंगामा रहा वहां पे। ये चीजें ऐसी हैं कि मोदी कोई ना कोई आसरा लेगा जिससे पब्लिक की तवज्जो उधर से हटके पाकिस्तान की तरफ हो जाए और उसका वक्त अच्छा गुजर साहब, जाए। अभी पिछले दिनों वो आपको बालाकोट जो स्पेशल उन्होंने कोई अटैक करने की कोशिश की थी, सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया था, पेलोड छोड़कर अपना भाग गए थे। आई रिमेंबर आई वेंट टू द साइट एज वेल, और चंद दरख्तों और एक कव्वे के अलावा कुछ और नुकसान नहीं हुआ था। अब वो ये शो कर रहे हैं कि पता नहीं हमने कितने जहाज मार गिराए, कितने हमने उनके लोग खत्म कर दिए। ये इनको प्रोपेगेंडा करने के लिए भी, वो कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, प्रोपेगेंडा के लिए भी अकल चाहिए होती है। ये प्रोपेगेंडा इतने सालों बाद, और स्पेशली कंसिडरिंग कि हमने तो 2 जहाज मार के गिराए, एक पायलट उनका हमारे पास था, हमने वो खैर सगाली के चक्कर में दिया। ये इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन भी चल रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की वायलेशन भी चल रही है। यहाँ अजीत डोवाल की जो पाकिस्तान के हवाले से थ्रेट्स हैं, वो यूनाइटेड नेशंस के जो यूएन चार्टर है उसके भी आर्टिकल 2(4) की वायलेशन है। तो इतनी सारी वायलेशंस, shouldn't India be held accountable for its actions now? देखिए, पहले तो मैं एक चीज बता दूं, जो ये अभी दावा कर रहे हैं कि वहां पे बहुत कुछ को नुकसान करके आए। पिछले दिनों इन्होंने एक सेमिनार किया था जिसमें अमेरिका से क्रिस्टिन फेयर भी इनवाइट की हुई थी, शी वाज देयर, और इन्होंने इसी तरह का कुछ दावा किया कि वहां पे F-16 गिरा है, ये कोई। तो उसने फिर दबा के इनके लत्ते लिए, उसने कहा कि झूठ ना बोले, मैं सारी तहकीक कर चुकी हूं, कोई पाकिस्तान का नुकसान नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं हुई। तो जहाज तो इनके बालाकोट से आगे गया ही नहीं, लिहाजा ये वो झूठ है। जो खराबी यहां पे ये है कि मोदी की सियासत में, उसके झूठ में इनका एयर चीफ और इनका आर्मी चीफ वो शामिल है। उन्होंने अपने तौर पे फायदे उठाए हैं, प्रमोशनें ली हैं, अपने एक्सटेंशन करवाई हैं, वो इसके तमाम झूठ को, और ये उनकी मर्जी और उनकी कोशिश और मुतावन के बगैर झूठ फैब्रिकेट हो नहीं सकता। लिहाजा ये तो हो गया, यहाँ पे ये काम इस तरह चल रहा है वहां पे, और लोगों को बेवकूफ बनाया वो बन रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी अगर पाकिस्तान थोड़ा सा इसमें प्रोएक्टिव रोल अदा करे। मैं पहले भी कह चुका हूं, और मैं हमेशा मेरा स्टांस यही है कि इन्होंने डिसइंफो लैब में जो कुछ निकाला है, वो 15 साल इन्होंने बुनियादी तौर पे किया ये है कि यूरोपियन यूनियन को बेवकूफ बनाया है, और यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को बेवकूफ बनाया है। उनको फेक खबरों की बुनियाद के ऊपर उनकी डिसीजन मेकिंग ये उसको करते रहे, इन्फ्लुएंस करते रहे। पाकिस्तान को वो डोजियर तैयार करने चाहिए जिसमें ये डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया गया झूठ की बुनियाद पे, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और वहां भारत को कन्फ्रंट कराना चाहिए कि जी ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको बेवकूफ बनाया। अब आप बताइए कि इन अदारों के ऊपर क्या एतमाद होगा दुनिया का जो एक झूठी खबर के ऊपर यूं रिएक्ट करते हैं। राइट। तो यूनाइटेड नेशन को तो खासतौर पे इस पे शर्म आएगी और कुछ ना कुछ करना होगा अगर पाकिस्तान उनको स्केयरली कन्फ्रंट करे। तो इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन हमें करना चाहिए। राइट। अच्छा जान साहब, गोइंग फॉरवर्ड अब घूम फिर के बात ये आती है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होते हुए तो कहीं से नज़र नहीं आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली डिटेरियोरेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे फ्यूचर के अंदर भी एटलीस्ट जब तक मोदी है और मोदी के लाइक माइंडेड जंगजू किस्म के लोग हैं तो सिचुएशन यही रहेगी। लेकिन अफ़गानिस्तान को, ईरान की सरहद को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना, ये भारत ये भी करता चला जा रहा है और करता चला आया है। नॉट जस्ट दैट, भारत में एक मुहिम चल पड़ी है जो कि शायद भारत के लोगों को
एक पॉसिबल फेक सर्जिकल स्ट्राइक के लिए प्रिपेयर करने या पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मुखालिफ सेंटिमेंट बिल्ड करने के हवाले से चल रही है। आपको इसको देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन फिर से प्लान्स में है? देखिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वो कोशिश तो करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को चूंकि इंफॉर्मेशन मिल जाती है इन चीजों की और आइंदा भी मिलेगी, तो पाकिस्तान प्रीएम्प्ट करता है, जिससे दुनिया को वार्न कर देते हैं, तो फिर ये इनका ऑपरेशन स्टॉल हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से बता देता है कि अब ये ड्रामा रचाने लगे। तो अगर तो ये इस तरह रहेगा तो ये इनके लिए मुश्किल होगा, ये ड्रामा रचा नहीं सकेंगे। फिर अपने पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए जो उन्होंने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी सुनाई थी अपने लोगों को, जिसका वजूद ही नहीं था, जो हुई नहीं थी 2016 की, ये उस तरह का फिर ड्रामा करेंगे। राइट जल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान में पाकिस्तान की सड़कों पर चलते फिरते ताबूत नुमा गाड़ियां पाकिस्तानी अवाम की जान बचाने में तो कारआमद नहीं आते, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की जेबें खाली करने में पेश होते हैं। पाकिस्तान में 2 से 3 कंपनियों की इजारादारी है। ये गाड़ी बनाने वाली कंपनियां पाकिस्तानी अवाम को सेफ्टी फीचर्स तो कोई नहीं देती हैं, कोई उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस ऐसी तो नहीं होती जो कि बाहर के उन्हीं गाड़ियों के वेरिएंट्स में हो, लेकिन पैसे दबा कर चार्ज करती है। अगर वही गाड़ियां आप बाहर के मुमालिक की कंपेयर करें उसी कंपनी की, तो उसमें सेफ्टी फीचर्स भी ज़्यादा होंगे, उसके अंदर एयर बैग्स भी आपको नज़र आएंगे, उसके अंदर आपको सेंसर जो कि अगली गाड़ी से डिस्टेंस का सेंसर होता है वो भी आपको नज़र आएगा, क्रूज कंट्रोल भी नज़र आएगा, बहुत सारे फीचर्स नज़र आएंगे, और कीमत भी उसके बावजूद, फीचर ज़्यादा होने के बावजूद भी कम होगी। लेकिन पाकिस्तान में वो फीचर्स ना होने के बावजूद, गाड़ियाँ टीन डब्बा होने के बावजूद भी कीमतें आसमान से बातें करती हुई नजर आती हैं। आपको याद होगा कमर जमा कायरा साहब के साहबजादे की वफात भी एक ट्रैफिक हादसे में हुई। उस तस्वीर को देख के मुझे ऐसा लगा कि अगर इतनी महंगी गाड़ी में कोई सेफ्टी फीचर नहीं है तो फिर ये कंपनियां पैसे किस बात के ले रही हैं। लाखों करोड़ों की गाड़ियों में बेयरली 2 आपको एयरबैग्स नजर आते हैं, और इसके अलावा अल्लाह अल्लाह करके सेफ्टी के लिए वो सीट बेल्ट लगाई जाती है। उसके अलावा कोई सेफ्टी फीचर्स, कोई एक्स्ट्रा फीचर्स, कोई एडेड फीचर्स, कोई कस्टमाइजेबल फीचर्स हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। हैविंग सेड दैट, सस्ती गाड़ियों को पाकिस्तान में आने देना और उनकी फरोख्त आसान बनाने देना भी इन कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। अभी पिछले दिनों ही ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कमेटी जो है उसके सामने पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन पेश हुई। 34th इनकी मीटिंग थी, और इन्होंने जो नई एंट्रेंट गाड़ियां हैं ये इल्ज़ाम लगाया कि आप बाकी कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, नई कंपनियां जो हैं वो उसके हवाले से इनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, क्यों हैं, इस हवाले से बात करेंगे। ये याद रहे कि पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन जो है उनसे हमने बात की, मेरी टीम ने बाकायदा कॉल की, और कॉल करने के बाद हमने कहा कि स्पोक्स पर्सन को हमारे शो में आना है, तो आप काइंडली स्पोक्स पर्सन को कहिए कि हमें टाइम दें। लेकिन बीमारी का कहा गया कि स्पोक्स पर्सन बीमार हैं और उसके अलावा कोई बात नहीं करेगा, तो उनका मौक़िफ़ लेने की हमने कोशिश की। अभी भी हमारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहे। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। हमारे यहाँ सियासत से लेकर इकॉनमी से लेकर हर शोबे के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा रास्ता तलाश करने की कोशिश की जाती है, कोई चोर दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश की जाती है। अगर हम ये बंद कर दें तो हमारे अवाम को कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए, और ये टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप दोनों पे अप्लाई होता है। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।